उन भाई को मामूली बुखार ही आया था। उन्होंने सुबह के अखबार में समाचार छपा दिया और तश्तरी में 50-60 पान रखवा कर बैठ गए, मगर दोपहर तक कोई नहीं आया और पान सूखने लगे। संयोग से दोपहर को हम 2 लोग पहुंचे तो देखा वे नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति तक पहुंच गए हैं। कहने लगे, ये साली दुनिया है, दोस्त हैं हरामजादे। अखबार में छप गया तब भी कोई नहीं आया, कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते झूठे हैं। वे रोने लगे। तब हमने 20-25 लोगों को उनके घर भिजवाया और प्राण बचाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग, किताबों की दुकान और दवाओं की। दोस्तों, मैं व्यंग पढ़कर आपको सुनाता हूं, और जब आप लोग इस व्यंग को सुनकर बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए और बिना कोई कमेंट किए यहां से गुजर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर एक व्यंग किया जा रहा है। दोस्तों, अच्छा या बुरा जैसा भी आपको मेरा ये काम लगता है, कृपया मुझे बताएं जरूर। अच्छा लगता है तो सुधार के लिए सुझाव दीजिए, और यदि खराब लगता है तो मुझे बताएं कि इसमें क्या खराबी है और मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि जिससे ये और अच्छा हो सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का व्यंग, किताबों की दुकान और दवाओं की। बाजार बढ़ रहा है। इस सड़क पर किताबों की एक नई दुकान खुली है और दवाओं की 2। ज्ञान और बीमारी का यही अनुपात है अपने शहर में। ज्ञान की चाह जितनी बड़ी है, उससे दुगनी दवा की चाह बड़ी है। यूं ज्ञान खुद एक बीमारी है। सबसों भले विमूढ़ जिनहि ना व्यापे जगत गति। अगर ये एक किताब की दुकान न खुलती तो 2 दुकानें दवाइयों की न खोलनी पड़ती। एक किताब की दुकान ज्ञान से जो बीमारियां फैलाएगी, उनकी काट ये 2 दवाओं की दुकानें करेंगी। पुस्तक विक्रेता अक्सर मक्खी मारते बैठा रहता है। बेकार आदमी हैजा रोकते हैं क्योंकि वे शहर की मक्खियां मार डालते हैं। ठीक सामने दवा की दुकान पर हमेशा ग्राहक रहते हैं। मैं इस पुस्तक विक्रेता से कहता हूं, अरे तूने धंधा गलत चुना। इस देश को समझ, ये बीमारी प्रेमी देश है। तू अगर खुजली का मलहम ही बेचता तो ज्यादा कमा लेता। इस देश को खुजली बहुत होती है। जब खुजली का दौर आता है तो दंगा कर बैठता है या हरिजनों को जला देता है। तब कुछ सयानों को खुजली उठती है और वे प्रस्ताव का मलहम लगाकर सो जाते हैं। खुजली सबको उठती है। कोई खुजाकर खुजास मिटाता है, कोई शब्दों का मलहम लगाकर। मुझे इस सड़क के भाग्य पर तरस आता है। सालों से देख रहा हूं, सामने के हिस्से में जहां परिवार रहते थे वहां दुकानें खुलती जा रही हैं। परिवार इमारत के पीछे चले गए हैं। दुकान लगातार आदमी को पीछे ढकेलती जा रही है। दुकान आदमी को ढांकती जा रही है। ये पहले प्रसिद्ध जनसेवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा बाबू की बैठक थी। वहां अब चूड़ियों की दुकान खुल गई है। दुर्गा बाबू आम सड़क से गायब हो गए। यूं मैंने बहुत से क्रांतिवीरों को बाद में भ्रांतिवीर होते देखा है। अच्छे अच्छे स्वातंत्र्य शूरों को दुकानों के पीछे छिपते देखा है, मगर दुर्गा बाबू जैसे आदमी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे चूड़ियों की दुकान के पीछे छिप जाएंगे। दवा विक्रेता मेरा परिचित है, नमस्ते करता है, कभी पान भी खिलाता है। मैं पान खाकर फौरन किताब की दुकान पर आ बैठता हूं। उसे हैरानी है कि मैं न चलने वाली दुकान पर क्यों बैठता हूं, उसकी चलने वाली दुकान पर क्यों नहीं बैठता। चतुर आदमी हमेशा चलने वाली दुकान पर बैठता है, लेकिन अपना ये रवैया रहा है कि न चलने वाली दुकान पर बैठे हैं, और या जिस दुकान पर बैठे हैं उसका चलना बंद हो गया है। साथ के बहुत से लोग चलने वाली दुकानों पर बैठते बैठते उसके मैनेजर हो गए हैं, मगर अपनी उजाड़ प्रकृति होने के कारण कभी सेल्समैन तक बनने का जुगाड़ नहीं हुआ। दवा विक्रेता हर राहगीर के बीमार होने की आशा लगाए रहता है। मेरे बारे में भी वो सोचता होगा कि कभी ये बीमार पड़ेगा और दवा खरीदने आएगा। मैं उसकी खातिर 6 महीने बीमार पड़ने की कोशिश करता रहा, मगर बीमारी आती ही नहीं थी। मैं बीमारियों से कहता, अरे तुम इतनी हो, कोई आ जाओ ना। बीमारियां कहती,
दवाओं के बढ़े दामों से हमें डर लगता है। जो लोग दवाओं में मुनाफाखोरी की निंदा करते हैं वे समझें कि महंगी दवाओं से बीमारियां डरने लगी हैं, वे आती ही नहीं। अगर दवाएं सस्ती हो जाएं तो हर किसी की हिम्मत बीमार पड़ने की हो जाएगी। जो दवा में मुनाफाखोरी करते हैं वे देशवासियों को स्वस्थ रहना सिखा रहे हैं, मगर ये कृतज्ञ समाज उनकी निंदा करता है। आखिर मैं बीमार भी पड़ा, लेकिन तब जब बीमारियों को विश्वास हो गया कि मेरे डॉक्टर मित्र मुझे सैंपल की मुफ्त दवाओं से अच्छा कर लेंगे। बीमार पड़ा तो एक ज्ञानी समझाने लगे, बीमार पड़े इसका मतलब है स्वास्थ्य अच्छा है। स्वस्थ आदमी ही बीमार पड़ता है। बीमार क्या बीमार होगा, जो कभी बीमार नहीं पड़ते वे अस्वस्थ हैं। ये बात बड़ी राहत देने वाली है। बीमारी के दिनों मुझे बराबर लगता रहा कि वास्तव में स्वस्थ मैं अभी हुआ हूं। अभी तक बीमार नहीं पड़ा था तो बीमार था। बीमारी को स्वास्थ्य मान लेने वाला मैं अकेला ही नहीं हूं, पूरा समाज बीमारी को स्वास्थ्य मान लेता है। जाति भेद एक बीमारी ही है, मगर हमारे यहां कितने लोग हैं जो इसे समाज के स्वास्थ्य की निशानी मानते हैं। गोरों का रंग दंभ एक बीमारी है, मगर अफ्रीका के गोरे इसे स्वास्थ्य का लक्षण मानते हैं और बीमारी को गर्व से ढो रहे हैं। ऐसे में बीमारी से प्यार हो जाता है। बीमारी गौरव के साथ भोगी जाती है। मुझे भी बचपन में परिवार ने ब्राह्मणपन की बीमारी लगा दी थी, पर मैंने जल्दी ही इसका इलाज कर लिया। मैंने देखा है लोग बीमारी बड़ी हंसी खुशी से झेलते हैं। उन्हें बीमारी प्रतिष्ठा देती है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा डायबिटीज से मिलती है। इसका रोगी जब बिना शक्कर की चाय मांगता है और फिर शीशी में से एक गोली निकालकर उसमें डाल लेता है, तब समझता है जैसे वो शक्कर के कारखाने का मालिक है। एक दिन मैं एक बंधु के साथ अस्पताल गया। वे अपनी जांच इस उत्साह और उल्लास के साथ कराते रहे जैसे लड़के के लिए लड़की देख रहे हों। बोले, चलिए जरा ब्लड शुगर दिखा लें। पेशाब की जांच कराने के बाद बोले, लगे हाथ कार्डियोग्राम और करा लें। एक से एक नामी बीमारी अपने भीतर पाले थे, मगर जरा भी क्लेश नहीं। वे बीमारियों को उपलब्धियों की तरह संभाले हुए थे। बीमारी बर्दाश्त करना अलग बात है, उसे उपलब्धि मानना दूसरी बात। जो बीमारी को उपलब्धि मानने लगते हैं उनकी बीमारी उन्हें कभी नहीं छोड़ती। सदियों से अपना ये समाज बीमारियों को उपलब्धि मानता आया है और नतीजा ये हुआ है कि भीतर से जर्जर हो गया है, मगर बाहर से स्वस्थ होने का अहंकार बताता है। मुझे बीमारी बुरी लगती है, बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर उससे नफरत करता हूं। इसलिए बीमारी का कोई फायदा नहीं उठा पाता। लोग तो बीमारी से लोकप्रिय होते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। एक साहब 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, जो सार्वजनिक जीवन में मर चुके थे तो जिंदा हो गए। बीमारी कभी कभी प्राण दान कर जाती है। उनकी बीमारी की खबर अखबार में छपी, लोग देखने आने लगे और वे चर्चा का विषय बन गए। अब चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। वे तब तक अस्पताल से नहीं गए जब तक एक एक मंत्री ने उन्हें देख नहीं लिया। डॉक्टर कहते, अब आप पूर्ण स्वस्थ हैं, घर जाइए। वे कहते, डॉक्टर साहब 2-4 दिन और रेस्ट कर लूं। फिर मुझसे पूछते, क्यों भैया जी कब आने वाले हैं? मैं देखता उनके चेहरे पर स्वस्थ हो जाने की बड़ी पीड़ा थी। ऐसी धोखेबाज बीमारी कि मिनिस्टर के देखने के पहले ही चली गई। निर्दय कुछ दिन और रहती तो तेरा क्या बिगड़ता। बीमारी से चतुर आदमी कई काम साधता है। एक साहब मामूली सी बीमारी में ही अस्पताल में भर्ती हो गए। उन्हें कुछ लोगों से उधारी वसूल करनी थी और कुछ लोगों से काम कराने थे। अस्पताल से वे चिट्ठी लिखने लगे, प्रिय भाई, अस्पताल से लिख रहा हूं, बहुत बीमार हूं, बड़े संकट की घड़ी है, चला चली की बेला है, आप रुपये भेज दें तो बड़ी कृपा हो। आधे से सहृदयों ने उन्हें रुपये भेज दिए। बाकी ने सोचा जब चला चली की बेला है तो कुछ दिन देख ही लिया जाए, सिधार जाएं तो पैसे बच जाएंगे। एक मामूली बीमारी से उन्होंने दया जगाकर कई काम करा लिए। चाहता हूं पर मुझसे ये नहीं बनता। मेरे वही शुभ चिंतक कह रहे थे, तुम 15 दिनों से बीमार पड़े हो और अभी तक अखबार में खबर नहीं छपाई।
अरे छपा दो और फिर देखो कितने लोग आते हैं। मेरी हिम्मत नहीं होती, अगर लोग नहीं आए तो आघात से मर ही जाऊंगा। ऐसा एक केस में मैं देख चुका हूं। उन भाई को मामूली बुखार ही आया था। उन्होंने सुबह के अखबार में समाचार छपा दिया और तश्तरी में 50-60 पान रखवा कर बैठ गए, मगर दोपहर तक कोई नहीं आया और पान सूखने लगे। संयोग से दोपहर को हम 2 लोग पहुंचे तो देखा वे नर्वस ब्रेकडाउन की स्थिति तक पहुंच गए हैं। कहने लगे, ये साली दुनिया है, दोस्त हैं हरामजादे, अखबार में छप गया तब भी कोई नहीं आया, कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते झूठे हैं। वे रोने लगे। तब हमने 20-25 लोगों को उनके घर भिजवाया और प्राण बचाए। मैं ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिना लोगों के देखे ही अच्छा हो जाऊंगा। डॉक्टर कहता है, जरा दिमाग को शांत रखिए। मैं सोचता हूं इस जमाने में दिमाग तो सिर्फ सूअर का शांत रहता है। यहां वहां का मैला खा लिया और दिमाग शांत रखा। जो ऐसा नहीं करता और जो सचेत प्राणी है, उसका दिमाग बिना मुर्दा हुए कैसे शांत रहेगा। मित्रों, ये था हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत धन्यवाद।